अरे यार रिया, तू फ़ोन मत काट। देख ये मशीन पक्का मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है। मैं पिछले 10 मिनट से अपना कार्ड खींच रही हूँ, पर ये बीप बीप करके लाल बत्ती दिखा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मशीन को मेरा ये नया पीला वाला जैकेट पसंद नहीं आया है। अब तू ही बता, क्या मैं इस डब्बे के लिए अपने कपड़े बदल कर आऊँ? काव्या सिंघानिया इंडस्ट्रीज के चमचमाते वीआईपी सिक्योरिटी गेट के ठीक सामने खड़ी थी। उसने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से अपना अजीब सा कलरफुल टोट बैग टटोल रही थी और उसका आधा सामान संगमरमर के फर्श पर बिखरा हुआ था। उसने एक ढीली ढाली नीली डेनिम, उसके ऊपर एक चमकीला पीला जैकेट और पैरों में लाल स्नीकर्स पहने हुए थे। आसपास का नज़ारा देखने लायक था। रिसेप्शनिस्ट की सांसें अटकी हुई थी। लॉबी में खड़े बाकी कर्मचारी एक दूसरे को डरी हुई नज़रों से देख रहे थे। ये लड़की पागल है क्या? वीआईपी गेट ब्लॉक करके खड़ी है। एक कर्मचारी ने दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, भगवान बचाए इसे। अगर बॉस ने देख लिया तो आज पक्का किसी की नौकरी जाएगी। दूसरे ने घड़ी देखते हुए कांपती आवाज़ में जवाब दिया। लेकिन काव्या अपनी ही दुनिया में मस्त थी। उसे आसपास के इस खौफ का कोई अंदाज़ा नहीं था। तभी लॉबी के बड़े कांच के दरवाजे खुले। हवा का तापमान जैसे अचानक से माइनस में चला गया। अद्वैत सिंघानिया अपनी पूरी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। डार्क नेवी ब्लू इटालियन 3 पीस सूट, चेहरे पर एक ऐसी कठोरता जो पत्थर को भी पिघला दे, और चाल में वो गुरूर जो चीख चीख कर बता रहा था कि वो इस पूरी इमारत का मालिक है। अद्वैत की नज़र सीधे वीआईपी गेट पर पड़ी। वहाँ एक लड़की ज़मीन पर अपना सामान फैलाए फ़ोन पर बकबक करते हुए रास्ता रोके खड़ी थी। अद्वैत की कदम वहीं रुके। उसका जबड़ा कठोर हो गया। यह क्या तमाशा है? सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मेन गेट पर यह सब क्या चल रहा है? मेरी सिक्योरिटी क्या अंधी हो गई है जो इस जोकर को अंदर आने दे रही है? मेरा एक एक सेकेंड करोड़ों का है और ये लड़की यहाँ पिकनिक मना रही है। उसने अपने पीछे खड़े बीपी कबीर को एक ऐसी घूरती हुई नज़र दी कि कबीर का पसीना छूट गया। अद्वैत लंबे लंबे कदम उठाता हुआ सीधा काव्या के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी भारी और बर्फीली आवाज़ पूरी लॉबी में गूंज उठी। स्क्वीज में, अगर आपका यह बैग चेकिंग का नाटक और फ़ोन पर बकबक का कोटा पूरा हो गया हो तो क्या आप रास्ता खाली करने का कष्ट करेंगी, या आपके लिए अलग से कोई रेड कारपेट मंगवाना पड़ेगा? काव्या ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने 6 फुट 2 इंच का एक बेहद हैंडसम लेकिन उतना ही गुस्से में भरा हुआ आदमी खड़ा था। काव्या की बड़ी बड़ी गोल आंखें उसे देखकर एक पल के लिए झपकी, लेकिन फिर उसका वो टॉम और जेरी वाला दिमाग एक्टिव हो गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कंपनी का सबसे खूंखार बॉस है। हेलो मिस्टर ब्लैक सूट। काव्या ने अपना फ़ोन बैग में ठूंसते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। पहली बात तो यह कोई नाटक नहीं है, और दूसरी बात ये आपकी सड़ी हुई मशीन काम नहीं कर रही है। मैं कोई शौक से यहाँ नहीं खड़ी हूँ, और आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? थोड़ा मुस्कुरा भी लिया कीजिए, क्योंकि आपके इस गुस्से वाले चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुबह सुबह आपकी फेवरेट कॉफ़ी में नमक मिला दिया हो। पूरी लॉबी में जैसे सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। कबीर ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसे पता भी है कि ये किससे बात कर रही है? इस लड़की का दिमाग खराब है या ये सच में इतनी बेवकूफ़ है? इसे तो मैं अभी के अभी धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। अद्वैत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे इस घटिया लॉजिक और तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। यह वीआईपी गेट है। इंटर्स और एम्प्लॉयज़ का गेट पीछे है। हटो यहाँ से। अद्वैत ने झलाते हुए काव्या को हल्का सा कंधे से साइड किया और अपना मास्टर कार्ड निकालकर स्कैनर पर जोर से पंच किया ताकि वो उसे दिखा सके कि मशीन कैसे काम करती है। लेकिन इसी गुस्से और जल्दबाजी में अद्वैत का हाथ स्कैनर के पास वाले एक नुकीले मेटल के किनारे से जोर से रगड़ खा गया। हिस। अद्वैत के मुंह से दर्द की एक हल्की सी आवाज़ निकली। उसके अंगूठे के पास एक गहरा कट लग गया था और वहाँ से लाल खून की बूंदें तेजी से टपकने लगी। खून देखते ही काव्या का वो बकबक करने वाला लड़ाकू अवतार अचानक से गायब हो गया।
उसकी आंखों में एकदम से चिंता आ गई। जो लड़की अभी शेरनी की तरह बहस कर रही थी, वो तुरंत एक हियरिंग इंसान में बदल गई। अरे बाप रे, आपको तो खून निकल रहा है। काव्या ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत आगे बढ़कर अद्वैत का हाथ पकड़ लिया। अद्वैत एकदम सन्न रह गया। किसी की इतनी जुर्रत कि वो अद्वैत सिंघानिया का हाथ बिना उसकी इजाज़त के छू ले। छोड़ो मेरा हाथ, आर यू मैड? अद्वैत ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने उसका हाथ और सख्ती से पकड़ लिया। चुपचाप खड़े रहिए, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना मशीन ख़राब है, पर नहीं, आपको तो अपना स्वैग दिखाना था ना। अब देखो कट गया ना हाथ। काव्या मन ही मन काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ा रही थी। कितना अजीब आदमी है ये, खून बह रहा है और इससे अभी भी अपनी अकड़ दिखानी है। पता नहीं ये सूट बूट वाले लोग खुद को क्या समझते हैं। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो इसका तो खून ही बहता रहेगा। काव्या ने अपने बिखरे हुए बैग में हाथ डाला और कुछ सेकेंड बाद एक छोटा सा बैंडेड निकाला। उस बैंडेड पर डोरेमोन बना हुआ था। उसने अपनी कोमल उंगलियों से अद्वैत के अंगूठे का खून साफ किया। अद्वैत ने उसे देखकर गुस्से से कहा, मुझे इसे अभी धक्का दे देना चाहिए, मुझे सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए, पर मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसके हाथों में इतनी गर्माहट क्यों है और ये पागल लड़की मुझे डांट क्यों रही है। अद्वैत बस बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। काव्या ने बहुत ही सावधानी से वो डोरेमोन वाला बैंडेड उसके कट पर चिपका दिया और उस पर हल्की सी फूंक मारी। लो, लग गया डोरेमोन, अभी आपके दर्द को जल्दी ठीक कर देगा। और सुनिए, अगली बार जब मशीन से कुश्ती लड़नी हो ना तो मुझे बता दीजिएगा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना बैग समेटकर सही वाले एम्प्लॉय गेट की तरफ जाने लगी। अद्वैत ने अपने हाथ पर लगे उस कार्टून बैंडेड को देखा। एक सेकेंड के लिए वो शांत रहा, लेकिन फिर उसका वो खुखार बॉस वाला रूप वापस आ गया। वो अद्वैत सिंघानिया था। वो इन बेवकूफ़ी भरी हरकतों से पिघलने वाला नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कबीर की तरफ पलटा। उसकी आवाज़ में अब बर्फ से भी ज़्यादा ठंडक थी। कबीर? अद्वैत की आवाज़ सुनकर पूरी लॉबी कांप उठी। यस सर। कबीर घबराते हुए आगे आया। ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ कोई भी आकर मेरा और मेरी कंपनी का कीमती वक्त बर्बाद करे। HR हेड को अभी इन्फॉर्म करो। मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है और किस डिपार्टमेंट में है, लेकिन मुझे इसका टर्मिनेशन लेटर अगले 5 मिनट में मेरी डेस्क पर चाहिए। इसे अभी के अभी इस बिल्डिंग से बाहर निकालो। काव्या, जो बस कुछ ही कदम दूर गई थी, उसने ये सुना। वो झटके से रुकी और पीछे मुड़ी। टर्मिनेशन? बाहर निकालो? ये आदमी खुद को समझता क्या है? और ये इसे सर क्यों बोल रहा है? क्या ये इस कंपनी का? एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है मुझे निकालने वाले? और आप इस तरह से किसी की नौकरी कैसे? काव्या कुछ और बोलती, उससे पहले ही 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आ गए। मैम, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, गार्ड ने सख्ती से कहा। अद्वैत ने काव्या की तरफ एक बेहद ठंडी, नफरत भरी नज़र डाली और बिना एक शब्द और कहे अपने डोरेमोन लगे हाथ को जेब में डालकर अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। काव्या वहीं खड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस एरोगेंट और गुस्सैल इंसान की पीठ को देखती रह गई। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। मैम, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, एक सिक्योरिटी गार्ड ने सख्ती से कहा और काव्या के कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया। डोंट टच मी। काव्या की आवाज़ इतनी तेज और कड़क थी कि कांच की दीवारों वाले उस पूरे रिसेप्शन एरिया में गूंज उठी। गार्ड झटके से पीछे हट गया। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। जो लड़की अभी तक एक बेवकूफ़ और चुलबुली इंटर्न लग रही थी, उसकी आंखों में अब एक अलग ही तरह की आग थी। उसे नौकरी जाने का डर नहीं था, उसे गुस्सा इस बात का था कि उसके केयर करने का सिला इस खरूज इंसान ने उसकी बेइज्जती करके दिया था। काव्या ने अद्वैत की पीठ को घूरते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मिस्टर अद्वैत सिंघानिया, रुकिए वहीं। लिफ्ट की तरफ बढ़ते अद्वैत के कदम अचानक रुक गए। लॉबी में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अगर एक पिन भी गिरती तो उसकी आवाज़ बम जैसी लगती। कबीर की तो सांस ही अटक गई। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अद्वैत सिंघानिया को इस तरह आवाज़ देकर रोक सके।
अद्वैत धीरे से पलटा। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक और खतरनाक गुस्सा था। ये लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी ही बिल्डिंग में रुकने के लिए कहने की? क्या इसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? पर काव्या को उसके इस खूंखार लुक से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लंबे लंबे कदम उठाती हुई गार्ड्स को चीरते हुए सीधा अद्वैत के सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच सिर्फ 2 कदम का फासला था। आप खुद को समझते क्या हैं? काव्या ने अद्वैत की आंखों में सीधे देखते हुए उंगली उठाई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक होंगे आप, दुनिया भर का पैसा होगा आपके पास, लेकिन तमीज़ नाम की चीज़ आपने आज तक नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इस महंगे सूट और पैसे की गर्मी से आप किसी को भी बेइज्जत कर सकते हैं। अद्वैत का जबड़ा सख्त हो गया। तुम अपनी हद पार कर रही हो मिस। हद तो आपने पार की है। काव्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ में गजब का कॉन्फिडेंस था। मैं यहाँ अपनी गलती से नहीं फंसी थी। आपकी कंपनी की वो सड़ी हुई मशीन ख़राब थी, और जब आपकी बेवकूफ़ी और अकड़ की वजह से आपके हाथ से खून बह रहा था, तो इस पूरी लॉबी में खड़े आपके इन सूट बूट वाले चमचों में से कोई आगे नहीं आया। मैंने आपकी मदद की और बदले में आप मुझे टर्मिनेशन लेटर दे रहे हैं। हाँ, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। मैंने इस कंपनी में आने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर इस बिना दिल वाले रोबोट के अंडर काम नहीं कर सकती। भाड़ में गई ऐसी नौकरी। काव्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा और तिरस्कार दोनों थे। मुझे आपकी इस कंपनी में काम करने का कोई शौक़ नहीं है, जहाँ इंसानियत से ज़्यादा ईगो चलता हो। आप कोई बॉस नहीं, बस एक एरोगेंट घमंडी इंसान है, जिसे लगता है कि वो अपनी हैसियत से पूरी दुनिया खरीद सकता है। पर सुन लीजिए मिस्टर सिंघानिया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कंपनी की नेटवर्थ से बहुत ज़्यादा है। काव्या ने झटके से अपने गले से अपना नया बना टेम्परेरी आई कार्ड निकाल दिया और उसे पूरी ताकत से अद्वैत के सीने पर दे मारा। कार्ड अद्वैत के महंगे सूट से टकराकर नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरा। रखिए अपनी नौकरी अपने पास, मैं खुद रिजाइन कर रही हूँ। और हाँ, काव्या ने अद्वैत के अंगूठे पर लगे उस डोरेमोन बैंडेड की तरफ देखकर एक ताने भरी मुस्कान दी। यह डोरेमोन का बैंडेड भी उखाड़ कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि इसे लगाने के लिए एक दिल की ज़रूरत होती है, जो आपके पास है ही नहीं। काव्या पलटी और अपने लाल स्नीकर्स की खटखट के साथ सीना तानकर उस चमचमाती बिल्डिंग के मेन कांच के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। लॉबी में मौत जैसा सन्नाटा था। सब लोग बस अपनी सांसें रोके अद्वैत के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। कबीर घबराहट में अपना पसीना पोंछ रहा था। अद्वैत वहीं अपनी जगह पर बूत बनकर खड़ा था। उसकी नज़रें फर्श पर पड़े उस आईडी कार्ड पर थी, जिस पर लिखा था काव्या शर्मा, जूनियर डिजाइनर। उसके अंगूठे पर लगा डोरेमोन का बैंडेड जैसे उसे चिढ़ा रहा था। आज तक किसी भी इंसान ने, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस राइवल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ऐसे बेइज्जत नहीं किया था। रखिए अपनी नौकरी अपने पास, मैं खुद यहाँ काम नहीं करना चाहती। और हाँ, डोरेमोन का बैंडेड भी उखाड़ कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि इसे लगाने के लिए एक दिल की ज़रूरत होती है, जो आपके पास है ही नहीं। काव्या पलटी और बिना एक सेकंड रुके बाहर की तरफ चल दी, लेकिन उसका मुंह अभी भी बंद नहीं था। वो पूरे रास्ते लगातार बड़बड़ाती हुई जा रही थी। सूट पहन लेने से कोई इंसान नहीं बन जाता। खुद को पता नहीं क्या भगवान समझता है। वैसे भी मुझे इस सड़ी हुई जेल में काम नहीं करना था, जहाँ लोग सांस भी बहुत से पूछ कर लेते हों। अच्छी भली मेरी किस्मत थी जो पहले ही दिन मुझे इस खड़ूस का असली चेहरा दिख गया। यहाँ काम करती तो पक्का डिप्रेशन में चली जाती। उसकी पायल और लाल स्नीकर्स की खटखट के साथ उसकी लगातार बकबक कांच के दरवाजों के बाहर जाकर ही शांत हुई। पीछे लॉबी में मौत जैसा सन्नाटा था। सब लोग बस अपनी सांसें रोके अद्वैत के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। कबीर घबराहट में अपना पसीना पोंछ रहा था। अद्वैत अपनी जगह पर एकदम स्थिर खड़ा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी उबल रहा था। उसने मन ही मन सोचा,
कि आज तक किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन की हिम्मत नहीं हुई उससे स्टोर में बात करने की, और एक मामूली सी जूनियर डिजाइनर उसके ही ऑफिस में उसकी धज्जियां उड़ाकर चली गई। अद्वैत ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रों में कोई ड्रामा नहीं था, बल्कि एक खूंखार और प्रैक्टिकल बिजनेसमैन वाला गुरूर था। उसने ज़मीन पर पड़े उस आईडी कार्ड की तरफ देखा, लेकिन उसे उठाने के बजाय उसने अपने महंगे इटालियन जूते से उस कार्ड को बेदर्दी से कुचल दिया। कबीर। अद्वैत की आवाज़ में कोई चीख पुकार नहीं थी, बस एक ऐसी खौफनाक ठंडक थी जो किसी की भी रूह कँपा दे। जी सर, कबीर ने हकलाते हुए कहा। ये लड़की रिजाइन करके नहीं गई है, इसे मैंने अभी इसी वक्त टर्मिनेट किया है। अद्वैत ने कुचले हुए कार्ड से अपना पैर हटाते हुए बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक लहजे में कहा। सिंघानिया इंडस्ट्रीज कोई खेल का मैदान नहीं है जहां कोई भी आकर ड्रामा करे। मेरी कंपनी में मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, फालतू की बकवास करने वाले नहीं। और दूसरी बात, अद्वैत ने कबीर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इसका नाम और प्रोफाइल इसी वक्त एचआर को भेजो। मुझे ये लड़की शहर की किसी भी अच्छी डिजाइनिंग कंपनी या एजेंसी में काम करती हुई नहीं दिखनी चाहिए। इसे ब्लैक लिस्ट करो। इसे पता चलना चाहिए कि अद्वैत सिंघानिया से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। बिना कोई और सफाई दिए या पीछे मुड़ कर देखे अद्वैत अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसका दिमाग एकदम क्लियर था। वो कोई बेवकूफ़ नहीं था जो बेइज्जती सहकर भी किसी फालतू लड़की को अपने ऑफिस में बर्दाश्त करता। उसके लिए करोड़ों का बिजनेस था, और जो उसके रूल्स तोड़ता उसे वो जड़ से मिटा देता। उधर दूसरी तरफ ऑफिस से बाहर निकलते ही काव्या ने सड़क पर चलते हुए तुरंत अपनी दोस्त रिया को फ़ोन मिला दिया और मशीन गन की तरह फिर से शुरू हो गई। रिया तो विश्वास नहीं करेगी आज क्या हुआ। मैंने उस सिंघानिया को उसी के ऑफिस में ऐसा सुनाया है ना कि उसके कान से धुआं निकल रहा होगा। अरे मैं क्यों डरती, मैं कोई उसकी गुलाम थोड़ी हूँ। वैसे भी मुझे उस मनहूस कंपनी में काम नहीं करना था। वहाँ के लोग तो इंसान कम और रोबोट ज़्यादा लगते हैं। अब मैं कल से खुद अपनी फ्रीलांसिंग शुरू करूँगी, लेकिन उस खड़ूस के पास वापस शक्ल दिखाने नहीं जाऊँगी। काव्या लगातार बोलती जा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अद्वैत सिंघानिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके करियर पर कितनी बड़ी रोक लगा दी है। काव्या अपने छोटे लेकिन बेहद रंग बिरंगे कमरे में घुसी। उसकी दीवारों पर दुनिया भर के अतरंगी पोस्टर्स लगे थे। उसने अपना झोला सीधा बिस्तर पर फेंका और बिना कपड़े बदले सीधे किचन की तरफ भागी। जब तक उसके पेट में गर्मा गर्म मैगी नहीं जाती, उसका उबलता हुआ दिमाग शांत होने वाला नहीं था। गैस पर पानी उबलने की आवाज़ के साथ साथ उसकी बकबक भी चालू थी। समझता क्या है खुद को वो मिस्टर खड़ूस? क्या उसकी कंपनी के अलावा इस दुनिया में और कोई कंपनी नहीं बची है? अब देख तू मैं क्या करती हूँ। ऐसा काम करूँगी कि तेरी कंपनी वाले भी मेरा डिज़ाइन चुराने पर मजबूर हो जाएंगे। मैगी का कटोरा लेकर वो अपनी बालकनी में आकर बैठ गई। कांटे से मैगी के गुच्छे को घुमाते हुए अचानक उसकी नज़र आसमान में चमकते तारों पर गई। उसकी चुलबुली आंखों में एक पल के लिए बहुत ही गहरी उदासी छा गई। वो हर वक्त बकबक करने वाली काव्या अंदर से उतनी भी बेफिक्र नहीं थी। बचपन में ही अपने माता पिता को एक भयंकर हादसे में खोने के बाद उसने ज़िंदगी के सबसे खौफनाक और अकेले दिन देखे थे। रिश्तेदारों के ताने और दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी थी। उसका डार्क पास्ट उसे हमेशा डराता था, लेकिन उसने उसी दिन कसम खाई थी कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए, वो अपने लिए एक खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी खुद बनाएगी। रोना धोना और डिप्रेशन उसके सिलेबस में था ही नहीं। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखों के किनारे आई एक हल्की सी नमी को पोंछा और मैगी का आखिरी चम्मच खाकर खुद को फिर से चार्ज कर लिया। रात के 11 बज रहे थे, तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर रिया का नाम चमक रहा था। काव्या ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। रिया, तू एक काम कर, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। काव्या ने फ़ोन उठाते ही उसकी खिंचाई शुरू कर दी। जब देखो तब मुझसे चिपकी रहती है। पक्का पूरे ऑफिस वालों को हम दोनों पर शक होता होगा कि ये दोनों लड़कियां ही आपस में सेट है। रिया दूसरी तरफ से जोर से हंस पड़ी। हाँ, और तेरे इस अतरंगी कपड़ों के साथ मेरी जोड़ी खूब जमेगी। मजाक मस्ती के बाद दोनों की बातें थोड़ी गहरी हो गई। रिया को काव्या के करियर की फिक्र हो रही थी।
काव्या ने बालकनी की ठंडी रेलिंग पर सिर टिकाते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, रिया तू टेंशन मत ले। जिंदगी ने मुझे बहुत पहले ही सिखा दिया था कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो अपना दरवाज़ा खुद बनाना पड़ता है। वो सूट वाला आदमी मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। अगली सुबह काव्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पोर्टफोलियो की फाइल लेकर निकली। आज उसने एक ढीली सफ़ेद शर्ट और उसके ऊपर एक मल्टी कलर डेनिम जैकेट पहनी थी, लेकिन उसका यह कॉन्फिडेंस दोपहर होते होते चकनाचूर होने लगा। वो जिस भी डिजाइनिंग कंपनी में जाती वहाँ पहले तो उसका पोर्टफोलियो देखकर एचआर वाले खुश हो जाते, लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में उसका नाम या डिटेल्स डालते उनका चेहरा पीला पड़ जाता। सॉरी मिस काव्या, हमारी वैकेंसी फुल हो गई है, एक कंपनी के एचआर ने बिना आंख मिलाए घबराहट में कहा। दूसरी कंपनी में उसे साफ साफ कह दिया गया, देखिए आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर से सख्त ऑर्डर है, हम आपको हायर नहीं कर सकते। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, शाम तक शहर की हर छोटी बड़ी कंपनी ने उसे दरवाजे से ही बेरंग लौटा दिया। कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था, मानो उसका नाम किसी वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में हो। थक हार कर काव्या एक बस स्टॉप के बेंच पर बैठ गई। उसके पैरों में दर्द हो रहा था और गला सूख रहा था। तभी उसके दिमाग में आखिरी ये चार की बात गूंजी, ऊपर से सख्त ऑर्डर है। अचानक काव्या के दिमाग की बत्ती जली। कल सिंघानिया इंडस्ट्रीज में जो तमाशा हुआ था और आज उसे शहर की किसी भी कंपनी में एंट्री ना मिलना, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे पूरे शहर में ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। वो अद्वैत सिंघानिया अपनी पावर और पैसे का घमंड दिखाते हुए उसका पूरा करियर तबाह कर चुका था। काव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी पानी की प्लास्टिक की खाली बोतल को इतनी ज़ोर से भींचा कि वो पिचक कर क्रश हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। अच्छा तो ये बात है, काव्या ने अपनी दांत पीसते हुए कहा। तुझे लगा तू मेरा रास्ता बंद कर देगा और मैं डर कर घर में रोने बैठ जाऊंगी। तूने मेरी रोजी रोटी पर लात मारी है ना अद्वैत सिंघानिया। अब तू देख, मैं तेरा वो जीना हराम करूंगी कि तू अपनी ही चमचमाती कंपनी में सुकून से सांस लेना भूल जाएगा। काव्या का गुस्सा अब एक बेहद जिद्दी और खतरनाक तूफान का रूप ले चुका था। अब यह बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं थी, अभी आर पार की लड़ाई बन चुकी थी। काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सीधे सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाहर पहुंची, लेकिन कल तक जिस बिल्डिंग में वो कार्ड लगाकर सीना तान कर अंदर जा रही थी, आज वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे मेन गेट से 50 कदम दूर ही रोक दिया। मैडम, आपका यहाँ आना मना है, ऊपर से सख्त ऑर्डर है। गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर पीछे कर दिया। काव्या ने बहुत बहस की, खूब बकबक की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि इस हाईटेक किले को भेदना अब उसके बस की बात नहीं है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने दूसरा रास्ता अपनाया। वो अद्वैत के घर और ऑफिस के रास्तों पर नज़र रखने लगी। जब भी अद्वैत की चमचमाती काली में बैग कार ऑफिस से निकलती या किसी सिग्नल पर रुकती, काव्या उसके पीछे भागती। ओए मिस्टर सिंघानिया, गाड़ी रोक, हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, पीछे से वार क्यों कर रहा है। वो चीखती चिल्लाती, गाड़ी के शीशे पीटने की कोशिश करती, लेकिन अद्वैत वो अपनी कार के काले शीशे के पीछे एकदम शांत बैठा रहता। एक बार भी उसने शीशा नीचे नहीं किया। वो बस अपनी ठंडी बेपरवाह नज़रों से उसे एक सेकेंड के लिए देखता और फिर अपने फ़ोन या लैपटॉप में लग जाता। अद्वैत के लिए काव्या का चीखना सड़क पर होने वाले किसी फालतू शोर से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने काव्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। उसकी यह खामोशी काव्या को और भी ज़्यादा पागल कर रही थी। काव्या की बर्दाश्त की हद तक पार हो गई जब उसने अद्वैत की गाड़ी को एक 5 स्टार होटल के बाहर रोका। वो अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे अद्वैत की कार की बोनट के सामने आकर खड़ी हो गई। आज तो तुझे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, बाहर निकल। काव्या ने बोनट पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाया। अद्वैत कार से बाहर नहीं निकला। उसने सिर्फ अपनी उंगली से बगल में बैठे कबीर को इशारा किया। कबीर ने तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन के SHO को फ़ोन कर दिया। अद्वैत सिंघानिया के खिलाफ पब्लिक न्यूसेंस और हैरेसमेंट का मामला था। पुलिस को आने में सिर्फ 3 मिनट लगे। पुलिस ने काव्या को सख्ती से बांह से पकड़ा और घसीटते हुए पुलिस वैन में डाल दिया।
अरे छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है? वो मेरी रोजी रोटी खा गया है। तुम उसे क्यों नहीं पकड़ते? काव्या चीखती रही, लेकिन अद्वैत की गाड़ी चुपचाप बिना रुके वहाँ से निकल गई। लॉकअप की वो बदबूदार, सीलन भरी और घुटन वाली हवा काव्या को अंदर तक तोड़ रही थी। शाम से रात के 9 बज चुके थे। पुलिस वाले उसे एक आदतन अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे थे। आखिरकार रिया भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने वकील के जरिए जमानत की फॉर्मेलिटीज पूरी की और काव्या को बाहर निकाला। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों से उतरते ही काव्या के पैरों ने जवाब दे दिया। वो वहीं ठंडी ज़मीन पर बैठ गई और उसके सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। मेरी क्या गलती थी यार रिया? काव्या फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज़ में वो गहरा दर्द था जो उसने बचपन से अपने अंदर दबा रखा था। वो दर्द जो ज़िंदगी भर अकेले संघर्ष करने के बाद आता है। मैंने तो बस उसकी मदद की थी। क्या किसी के बहते खून को देखकर उसे बैंडेड लगाना इतनी बड़ी गलती है कि वो मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दे? मेरी मेहनत, मेरे सपने, मेरी रात रात भर जाकर बनाई हुई डिजाइनिंग, सब एक झटके में ख़त्म कर दिया उसने। मैं सिर्फ अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाना चाहती थी रिया, सुकून से जीना चाहती थी। क्या मैं खुश रहने के लायक नहीं हूँ? काव्या हिचकियाँ लेते हुए रिया के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। रिया ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। काव्या को इस तरह टूटते हुए इतना बेबस उसने पहले कभी नहीं देखा था। चल उठ, आज हम घर नहीं जाएंगे, रिया ने काव्या के आंसू पोंछते हुए कहा। तू इस तरह हार नहीं मान सकती। उस खड़ूस के लिए तू अपने आंसू नहीं बहाएगी। आज हम सारी टेंशन भूलेंगे। रिया उसे शहर के सबसे महंगे और हाई क्लास क्लब द ओएसिस में ले गई। अंदर बजता हुआ तेज म्यूजिक, चमकती हुई नियॉन लाइट्स और भीड़। काव्या ने बिना सोचे समझे सीधे बार काउंटर का रुख किया। आज उसे होश में नहीं रहना था। आज उसे वो सारी बेबसी और वो डार्क पास्ट मिटा देना था जो उसे अंदर से खा रहा था। 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट, टकीला लगातार उसके गले से नीचे उतरती गई और काव्या का दिमाग सून होता गया। वो नशे में धूत होकर डांस फ्लोर पर लड़खड़ाते हुए नाचने लगी। उसका दर्द अब एक शराबी, अनियंत्रित बेफिक्री में बदल चुका था। लेकिन काव्या को ये नहीं पता था कि द ओएसिस क्लब का वीआईपी लाउंज शहर के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के लिए रिजर्व रहता था। और आज रात अद्वैत सिंघानिया एक बेहद ज़रूरी फॉरेन डील क्लोज करने के लिए उसी वीआईपी लाउंज में बैठा था। नशे में झूलती हुई काव्या को वॉशरूम जाना था, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए दीवारों का सहारा लेते हुए गलत रास्ते पर निकल गई। वीआईपी एरिया के बाहर 2 बाउंसर खड़े थे, लेकिन पास ही एक शराबी लड़कों का ग्रुप आपस में झगड़ने लगा, जिससे बाउंसर का ध्यान भटक गया। काव्या जो नशे में पूरी तरह से बेसुध थी, उसने एक भारी मखमली पर्दे के नीचे से झुककर रास्ता बनाया और सीधे वीआईपी लाउंज के अंदर घुस गई। अंदर का माहौल एकदम शांत, डिम लाइट और बेहद सोफिस्टिकेटेड था। अद्वैत अपने हाथ में महंगी विस्की का ग्लास लिए एक इंटरनेशनल क्लाइंट से डील के पेपर्स पर बात कर रहा था। तभी पीछे से किसी के धड़ाम से गिरने की तेज आवाज़ आई। अद्वैत ने अपनी ठंडी और सख्त नज़रें घुमाई। फर्श पर औंधे मुंह गिरी हुई एक लड़की अपने लाल स्नीकर्स के साथ उठने की कोशिश कर रही थी। काव्या ने नशे में धूत आधी बंद आंखों से अपना सिर उठाया। उसके बाल बिखरे हुए थे और जैकेट कंधे से खिसक चुकी थी। उसने अपनी धुंधली नज़रों से सामने बैठे डार्क सूट वाले इंसान को देखा। कुछ सेकेंड तक वो बस घूरती रही, फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी शराबी स्माइल आ गई। उसने लड़खड़ाती जुबान में हिचकी लेते हुए कहा, अरे मिस्टर खड़ूस, तुम यहाँ भी आ गए मेरी बची खुची ज़िंदगी खाने। क्लाइंट हैरान होकर इस तमाशे को देख रहा था और अद्वैत के हाथ में पकड़ा विस्की का गिलास गुस्से से कस गया। काव्या फर्श से लड़खड़ाते हुए उठी। उसके पैर ऐसे काँप रहे थे जैसे जेली से बने हो। उसने अपनी धुंधली और भारी आंखों से सामने सोफे पर बैठे अद्वैत को देखा। उसके चेहरे पर नशे की एक ऐसी अजीब सी स्माइल थी जो किसी को भी कंफ्यूज कर दे। वीआईपी लाउंज में मौजूद विदेशी क्लाइंट्स मिस्टर स्मिथ एकदम हक्के बक्के रह गए। कबीर जो अद्वैत के पीछे खड़ा था, उसकी तो जैसे सांस ही गले में अटक गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर काव्या को रोकना चाहा, लेकिन अद्वैत ने बिना उसकी तरफ देखे बस अपना एक हाथ हवा में उठाकर उसे वहीं रुकने का इशारा कर दिया। काव्या झूमती हुई सेंटर टेबल से टकराकर किसी तरह अद्वैत के ठीक सामने पहुंच गई। अरे वो मिस्टर बर्फ़ की सिल्ली!
काव्या ने हिचकी लेते हुए अपनी उंगली सीधे अद्वैत के नाक के सामने तान दी। तुम पीछा कर रहे हो ना मेरा? मान लो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, वरना कोई इंसान इतना बेल्ला कैसे हो सकता है कि मेरी बची कुची ज़िंदगी का रायता फैलाने यहाँ तक आ जाए। अद्वैत का जबड़ा इतना सख्त हो गया था कि उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा विस्की का क्रिस्टल ग्लास इतनी ज़ोर से मेज पर रखा कि ग्लास चटकने की आवाज़ आई। उसकी नज़रें काव्या को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसे भस्म कर देगी। कबीर, अद्वैत की आवाज़ में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। सिक्योरिटी को बुलाओ अभी। अरे बुला ले सिक्योरिटी, बुला ले अपनी पूरी फौज। काव्या अचानक से झुकी और उसने अपने दोनों हाथों से अद्वैत के उस लाखों रुपए के महंगे इटालियन सूट का कॉलर कसकर पकड़ लिया। कबीर और क्लाइंट्स दोनों अपनी जगह से उछल पड़े। आज तक किसी ने अद्वैत सिंघानिया से ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं की थी और ये लड़की सरेआम उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर रही थी। अद्वैत की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो गई। उसका पूरा शरीर एक झटके से तन गया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। बस काव्या के उस शराबी चेहरे को घूरता रहा जो उसके चेहरे के एकदम करीब था। काव्या के मुंह से टकीला की तेज महक आ रही थी। तुम समझते क्या हो बे खुद को? काव्या ने नशे में झूलते हुए उसके कॉलर को अपनी तरफ खींचा, जिससे अद्वैत को हल्का सा आगे की तरफ झुकना पड़ा। भगवान हो तुम या इस शहर के कोई डॉन हो? तेरी औकात क्या है? सिर्फ ये पैसे ना? तेरा यह महंगा सूट और वो चमचमाती काली गाड़ी, अरे अंदर से तो तू पूरा खोखला है। मिस्टर स्मिथ ने घबराते हुए अंग्रेजी में टूटी फूटी आवाज़ में कहा, मिस्टर अद्वैत, इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? क्या चल रहा है सब? काव्या ने झटके से मिस्टर स्मिथ की तरफ देखा और अपनी एक आंख बंद करके हाथ हिलाते हुए बोली, अरे गोरे बाबू, तुम निकलो यहाँ से। तुम गलत आदमी के साथ डील कर रहे हो। ये आदमी नहीं, पत्थर है पत्थर। इसके अंदर दिल की जगह तिजोरी फीट है। मैंने इस खड़ूस को बहते खून पर एक छोटा सा बैंडेड लगाया था और बदले में इसने मेरी पूरी ज़िंदगी में बैंडेड बजा दी। मुझे पुलिस स्टेशन भेज दिया, जेल की रोटियां खिलवाना चाहता है मुझे। काव्या वापस अद्वैत की तरफ मुड़ी। उसका कॉलर अभी भी उसकी मुट्ठी में था। नशे और दर्द के मिले जुले असर से काव्या की आंखों से आंसू छलकने लगे, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने? हाँ, एक नौकरी ही तो थी। मेरी रोजी रोटी छीन कर तुझे रात को नींद कैसे आ जाती है मिस्टर खड़ूस? तू इंसान के नाम पर कलंक है सिंघानिया। तुझसे लाख गुना अच्छे तो वो सड़क के कुत्ते हैं जिन्हें एक रोटी दो तो वफादारी करते हैं, और तूने तो मुझे सड़क पर ला दिया। अद्वैत का सब्र अब अपने आखिरी धागे से टूट चुका था। विदेशी क्लाइंट्स के सामने उसकी करोड़ों की डील दांव पर थी और ये लड़की उसकी धज्जियां उड़ा रही थी। उसका पारा अब 7वें आसमान को भी पार कर चुका था। अद्वैत झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी 6 फुट 2 इंच की हाइट और चौड़े कंधों के सामने काव्या एकदम छोटी सी लग रही थी। काव्या का संतुलन बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि अद्वैत ने बिजली की तेजी से अपना एक हाथ काव्या की कमर के पीछे लपेटा और दूसरे हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को एक ही मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि काव्या के मुंह से दर्द की एक हल्की सी सिसकी निकल गई। अद्वैत का चेहरा काव्या के चेहरे के इतना करीब था कि काव्या उसकी गर्म और गुस्से से भरी सांसें अपने गालों पर महसूस कर सकती थी। मिस्टर स्मिथ, अद्वैत ने बिना काव्या से नजरें हटाए बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज़ में कहा, आप डील के पेपर्स कबीर के साथ फाइनल कीजिए। मुझे इस कूड़े को ठिकाने लगाना है। ओए, किसे कूड़ा बोल रहा है तू? छोड़ मुझे, मैं तेरा सूट फाड़ दूंगी। काव्या ने नशे में अपने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, अपने पैर पटके, लेकिन अद्वैत की लोहे जैसी पकड़ के सामने वो 1 इंच भी नहीं हिल पाई। तुमने मेरी ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश की है ना काव्या शर्मा? अद्वैत ने दांत पीसते हुए फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज़ में ऐसा जहर था जो काव्या के नशे को भी चीर गया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नरक असल में होता कैसा है। तुमने सही कहा था, मेरे सीने में दिल नहीं है,
और आज रात तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास होने वाला है। इससे पहले कि काव्या कुछ और बकवास कर पाती या हाथ पर मारती, अद्वैत ने बिना किसी परवाह के काव्या को अपने कंधे पर वैसे ही उठा लिया जैसे कोई किसी बोरी को उठाता है। अरे उतार मुझे नीचे, जंगली इंसान, छोड़ मुझे। काव्या उसके कंधे पर उल्टी लटकी हुई अपनी मुट्ठियों से उसकी पीठ पर धड़ाधड़ मुक्के मारने लगी और चिल्लाने लगी। पूरा वीआईपी लाउंज सन्न रह गया। क्लब के बाउंसर भागते हुए आए, लेकिन कबीर ने उन्हें रोक दिया। अद्वैत सिंघानिया, शहर का सबसे अमीर और खूंखार बिजनेसमैन, अपने महंगे इटालियन सूट की परवाह किए बिना उस चीखती चिल्लाती नशे में धूत लड़की को अपने कंधे पर लाद कर वीआईपी लाउंज से बाहर प्राइवेट एग्जिट की तरफ तेजी से बढ़ गया। रिया, जो क्लब के बाहर उसे ढूंढ रही थी, अद्वैत को काव्या को इस तरह से ले जाते देखकर उसकी तो जान ही सूख गई। लेकिन अद्वैत के चेहरे का खौफनाक गुस्सा देखकर किसी की भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। आज रात काव्या ने सच में एक सोए हुए शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था और अब उसका अंजाम बहुत भयंकर होने वाला था। अद्वैत क्लब के पिछले सुनसान वीआईपी एग्जिट से बाहर निकला। बाहर की ठंडी हवा के झोंके भी उसके उबले हुए गुस्से को शांत नहीं कर पा रहे थे। उसने काव्या को अपने कंधे से ऐसे उतारा जैसे कोई भारी बोरा जमीन पर रखा हो और पलक झपकते उसे क्लब की ठंडी ईंटों वाली दीवार से सटाकर पिन कर दिया। उसके दोनों हाथ काव्या के कानों के दोनों तरफ दीवार पर टिके थे, जिससे काव्या पूरी तरह से उसके घेरे में कैद हो गई थी। अद्वैत की आंखें अंधेरे में भी किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डील के बीच में आकर यह तमाशा करने की? अद्वैत दांत पीसते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि कोई भी आम इंसान डर के मारे कांपने लगता। तुम जानती नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है? अगर तुमने इसके बाद मेरी ज़िंदगी या मेरी कंपनी के आसपास भटकने की भी कोशिश की ना काव्या शर्मा, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम। लेकिन काव्या पर इस जानलेवा धमकी का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। वो तो टकीला के नशे में सातवें आसमान पर उड़ रही थी। डरना तो दूर, काव्या के चेहरे पर एक बेहद शरारती और बेवकूफ़ी भरी मुस्कान आ गई। इससे पहले कि अद्वैत अपनी बात पूरी कर पाता, काव्या ने अचानक से अपनी जगह बदली। नशे में उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि उसने अद्वैत के कोट का कॉलर पकड़ा और एक झटके से उसे घुमाकर खुद की जगह दीवार से दे मारा। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। शहर का सबसे खूंखार और अड़ियल बॉस दीवार से लगा खड़ा था और एक नशे में धूत लड़की ने उसे पीन कर रखा था। अद्वैत की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। आज तक किसी ने उसे छूने तक की हिम्मत नहीं की थी, और ये लड़की? काव्या लड़खड़ाते हुए एकदम अद्वैत के करीब आ गई। उसका चेहरा अद्वैत के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। अद्वैत उसकी गर्म टकीला की महक वाली सांसें साफ महसूस कर सकता था। काव्या ने अपनी आधी बंद आंखों से अद्वैत के चेहरे को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर एक अजीब सी मदहोश स्माइल देते हुए बोली, गुस्से में तो तुम और भी ज़्यादा हॉट लगते हो। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर खड़ूस, बड़े हैंडसम हो तुम। अद्वैत का दिल, जो बिजनेस की करोड़ों की डील टूटने पर भी कभी तेज नहीं धड़कता था, जो आज तक किसी भी लड़की की खूबसूरती देखकर एक इंच नहीं पिघला था, वो अचानक से पसलियों के अंदर बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। यह उसके लिए एक बिल्कुल नया और अजीब सा एहसास था। वो एकदम सून पड़ गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अद्वैत के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। काव्या का एक हाथ अद्वैत के सीने पर था, लेकिन लड़खड़ाने की वजह से उसका दूसरा हाथ अचानक सीने की तरफ फिसला और सीधे अद्वैत की पैंट पर, कमर के ठीक नीचे उसकी बेहद प्राइवेट जगह पर जा टिका। अद्वैत के शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया और सांस गले में ही अटक गई। काव्या का हाथ वहीं टिका हुआ था। अद्वैत का तेज दिमाग, जो मिनटों में बिजनेस की बड़ी बड़ी उलझनें सुलझा लेता था, इस वक्त पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह चल क्या रहा है। क्या यह सच में नशे के कारण हुई एक गलती थी, या ये पागल लड़की जानबूझकर नशे का नाटक करके उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी?
काव्या के चेहरे पर जो मदहोशी थी वह अद्वैत को और भी ज़्यादा कन्फ्यूज कर रही थी। अद्वैत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसका वो एरोगेंट और ख़तरनाक बॉस वाला एटीट्यूड एक पल में हवा हो गया। घबराहट और एक अजीब सी झिझक के मारे उसने तुरंत काव्या के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे झटके से खुद से दूर धकेल दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, अद्वैत हकलाते हुए चिल्लाया। वो इतनी जल्दी में पीछे हटा के उसका पैर खुद आपस में उलझते उलझते बचा। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगभग भागते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। काव्या, जो धक्के की वजह से लड़खड़ा कर दीवार के सहारे खड़ी थी, उसने अद्वैत को वहां से भागते हुए देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक इस खड़ूस इंसान को क्या हो गया। उसने नशे में अपना हाथ हवा में लहराया और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोली, अरे इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर बर्फ की सिल्ली, अभी तो मैंने ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं था, डरपोक कहीं का। काव्या की वो तेज आवाज़ क्लब के बाहर खाली सड़क पर गूंज रही थी और दूसरी तरफ अपनी मैबैक कार में बैठा अद्वैत बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका दिल अभी भी किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़क रहा था। वहीं अपनी चमचमाती काली मैबैक कार की पिछली सीट पर धड़ाम से बैठते ही अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर ली। कार का एसी फूल पर था, लेकिन उसे अभी भी पसीना आ रहा था। उसने एक झटके से अपनी महंगी सिल्क की टाई को ढीला किया और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। उसका दिल अभी भी पसलियों से टकरा कर इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। अद्वैत ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ये मुझे क्या हो गया था? अद्वैत ने मन ही मन सोचा। उसका वो पत्थर जैसा कंट्रोल आज पहली बार कैसे टूट गया? उस लड़की के उस एक स्पर्श ने उसके शरीर में करंट क्यों दौड़ा दिया था? तभी उसका तेज और लॉजिकल बिजनेसमैन वाला दिमाग एक्टिव हुआ। नहीं, ये कुछ और नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस कर रहा हूँ। मैंने किसी लड़की को डेट नहीं किया। मैं सिंगल हूँ, इसीलिए मेरा शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। बस इतनी सी बात है। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिएक्शन है। उस जंगली बिल्ली, उस पागल काव्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अद्वैत ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अभी भी अपने कानों में काव्या की वो नशे में डूबी हुई मदहोश आवाज़ सुनाई दे रही थी। बड़े हैंडसम हो तुम। अद्वैत ने झल्लाहट में कार की सीट पर मुक्का मारा और ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का इशारा किया। उधर क्लब के बाहर रिया ने जैसे तैसे काव्या को ढूंढा। काव्या अभी भी दीवार के सहारे खड़ी हवा में मुक्के मार रही थी। रिया ने जल्दी से उसे सहारा देकर एक ऑटो में ठूसा। पूरे रास्ते काव्या की बकबक और गालियां चालू थी। वो ऑटो की सीट पर झूलते हुए चिल्ला रही थी, रिया, तू जानती नहीं है उस खड़ूस को? वो अद्वैत सिंघानिया, साला बर्फ की सिल्ली, बिना दिल का रोबोट। काव्या ने हवा में उंगली घुमाते हुए कहा, मैं उसकी उस काली लंबी गाड़ी के टायर पंचर कर दूंगी। समझता क्या है खुद को? मैंने उसे ऐसा दीवार से चिपकाया ना आज, उसकी तो सीटी पीटी गुम हो गई। भाग गया वहाँ से डरपोक कहीं का। रिया बेचारी ऑटो वाले के सामने शर्म से पानी पानी हो रही थी। चुप कर काव्या, प्लीज़ भैया, आप गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाइए। क्यों चुप करूँ मैं? क्योंकि उसके पास पैसा है। अरे मैं उसका वो महंगा कोट फाड़ कर पोछा बना दूंगी। मेरी नौकरी खाई है उसने। काव्या ऑटो की खिड़की से बाहर सिर निकाल कर चिल्लाने लगी, जिससे रिया ने घबरा कर उसे वापस अंदर खींचा और पूरे रास्ते बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। अगली सुबह काव्या की आँख खुली तो उसके सिर में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। सूरज की रोशनी सीधा उसकी आंखों पर पड़ रही थी। उसने अपना बिखरा हुआ मेसी बन ठीक किया और कराहते हुए उठी। कल रात का उसे आधा अधूरा ही याद था। क्लब, अद्वैत, दीवार और फिर ऑटो। उसने पास रखी पानी की बोतल एक सांस में खाली कर दी। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसने अपना बैंक का ऐप खोला और बैलेंस चेक किया। स्क्रीन पर जो नंबर चमका, उसने काव्या का सारा नशा और हैंगओवर 1 सेकेंड में उतार दिया। अवेलेबल बैलेंस 450। हे भगवान, मैं तो कंगाल हो गई। काव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था, किराया देना था
और उसके पास कुछ नहीं बचा था। अद्वैत सिंघानिया ने उसे पूरे शहर में ब्लैक लिस्ट कर दिया था, इसीलिए उसे पता था कि कोई भी डिजाइनिंग एजेंसी उसे काम नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? वो खड़ूस सोच रहा होगा कि मैं हार मानकर घर वापस चली जाऊंगी या उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, पर नहीं, काव्या शर्मा सड़क पर रह लेगी पर उस रोबोट के सामने नहीं झुकेगी। काव्या ने अपने दोनों गालों पर हल्के से थप्पड़ मारे और खुद को चार्ज किया। मुझे जॉब चाहिए, और कोई ऐसी वैसी नहीं, शहर की सबसे बेस्ट जॉब चाहिए जो मेरे टैलेंट की कदर करे और जिसे उस सिंघानिया के बाप का भी डर ना हो। काव्या ने अपना लैपटॉप खोला और लगातार अलग अलग पोर्टल्स पर जॉब सर्च करने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो अब किसी छोटी एजेंसी में नहीं बल्कि सीधे बड़ी कंपनियों में अप्लाई करेगी जो अद्वैत सिंघानिया के दबाव में ना आए। तभी उसके ईमेल पर एक पिंग की आवाज़ आई। उसने मेल खोला। मेल रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से था। ये नाम पढ़ते ही काव्या की आंखें बड़ी हो गई। रायचंद ग्रुप अद्वैत सिंघानिया की कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे कट्टर बिजनेस राइवल। इन दोनों कंपनियों की दुश्मनी पूरे बिजनेस वर्ल्ड में मशहूर थी। मेल में लिखा था, डियर मिस काव्या शर्मा, कल रात द ओएसिस क्लब के वीआईपी लाउंज में हमने आपका टैलेंट, आपका कॉन्फिडेंस और आपका बेखौफ एटीट्यूड देखा। हमें अपनी कंपनी के नए क्रिएटिव मार्केटिंग हेड के लिए ठीक ऐसी ही नीडर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली प्रोफाइल की तलाश है। हम आपके पोर्टफोलियो से काफ़ी इम्प्रेस हैं। अगर आप चाहें तो आज दोपहर 2 बजे हमारे हेड ऑफिस आ सकती हैं। रिगार्ड्स, विक्रम रायचंद, सीईओ। काव्या ने वो मेल 3 बार पढ़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कल रात क्लब में जब वो अद्वैत की धज्जियां उड़ा रही थी तब विक्रम रायचंद भी किसी मीटिंग के लिए उसी लाउंज में मौजूद था और उसने देख लिया था कि सिर्फ काव्या ही एक ऐसी लड़की है जिसे अद्वैत सिंघानिया का कोई खौफ नहीं है। काव्या के होठों पर एक बहुत ही सातिर और चौड़ी सी स्माइल आ गई। हाँ हाँ, इसे कहते हैं कर्मा, मिस्टर खड़ूस। काव्या खुशी से अपने बिस्तर पर उछल पड़ी। तूने मुझे ब्लैक लिस्ट किया ना, अब देख मैं तेरे सबसे बड़े दुश्मन की कंपनी की हेड बनकर आऊँगी। अब ये टॉम और जेरी की लड़ाई में जेरी के पास भी पावर आ गई है। काव्या ने तुरंत अपनी अलमारी खोली। आज वो कोई अतरंगी कपड़े नहीं बल्कि एक ऐसा लुक चुनने वाली थी जो दिखा सके कि वो अब किसी से कम नहीं है। उसने एक स्लीक ब्लैक पैंट शूट निकाला और ठान लिया कि आज वो रायचंद ग्रुप जाकर ऐसी डील क्रैक करेगी कि अद्वैत सिंघानिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। काव्या ने खुद को आईने में देखा। आज उसने अपने अतरंगी कपड़ों को अलमारी में ही छोड़ दिया था और एक बेहद शार्प ब्लैक रंग का स्लीक पैंट सूट पहना हुआ था। उसके बाल एक नीट और टाइट पोनीटेल में बंधे थे। आँखों में डार्क आईलाइनर था जो उसके कॉन्फिडेंस को और भी तीखा बना रहा था। लेकिन वो काव्या ही क्या जो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। इसीलिए इस एकदम प्रोफेशनल सूट के नीचे उसने हिल्स की जगह अपने वही चमचमाते लाल स्नीकर्स पहने हुए थे। दोपहर के ठीक 2 बजे वो रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस पहुंची। यह बिल्डिंग सिंघानिया इंडस्ट्रीज जैसी डरावनी और ठंडी नहीं थी बल्कि यहाँ का इंटीरियर बहुत ही मॉडर्न और क्रिएटिव था। काव्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिसेप्शन पर गई और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, काव्या शर्मा, मिस्टर विक्रम रायचंद से मीटिंग है मेरी। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उसे वीआईपी लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर भेज दिया। विक्रम रायचंद का केबिन बेहद आलीशान था। विक्रम, जो अद्वैत का सबसे बड़ा दुश्मन था, उम्र में अद्वैत के ही बराबर था, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। जहां अद्वैत एक पत्थर की तरह खामोश और खुंखार था, वहीं विक्रम के चेहरे पर हमेशा एक चालाक और शातिर मुस्कान रहती थी। काव्या के अंदर आते ही विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठकर तालियां बजाई। वाह मिस काव्या शर्मा, कल रात क्लब में मैंने आपको उस घमंडी अद्वैत सिंघानिया का कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए देखा था। आज तक इस शहर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसे सामने बैठने का इशारा किया। काव्या ने कुर्सी पर बैठते हुए
अपने पैर क्रॉस किए और सीधे विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर रायचंद, लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही क्लियर कर दूं, मैं यहाँ इसीलिए नहीं बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है या मैं आपकी किसी मेहरबानी की मोहताज हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। विक्रम जोर से हंस पड़ा। उसे इस लड़की का बेखौफ और सीधा अंदाज बहुत पसंद आ रहा था। आप बिल्कुल पॉइंट पर बात करती हैं मिस शर्मा, मुझे यही पसंद है। विक्रम ने अपनी टेबल पर रखी एक फाइल काव्या की तरफ खिसकाई। मुझे पता है कि अद्वैत ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपको पूरे शहर में ब्लैक लिस्ट कर दिया है, लेकिन वो भूल गया कि विक्रम रायचंद उसके बाप से भी नहीं डरता। ये रहा आपका ऑफर लेटर। क्रिएटिव मार्केटिंग हेड, सैलरी इतनी है कि आप सिंघानिया इंडस्ट्रीज जैसी 10 कंपनियों के HR को खुद नौकरी पर रख लें। काव्या ने ऑफर लेटर खोला और उसमें लिखे अमाउंट को देखकर एक पल के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाला। ऑफर बहुत तगड़ा है मिस्टर रायचंद, काव्या ने फाइल बंद करते हुए कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपके लिए काम करूंगी, आपकी कंपनी का प्रॉफिट डबल करूंगी, लेकिन सिंघानिया इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने वाले प्रोजेक्ट्स को लीड मैं ही करूंगी। मुझे उस मिस्टर खड़ूस को यह दिखाना है कि जिस लड़की की रोजी रोटी पर उसने लात मारी थी, वही लड़की अब उसके साम्राज्य की जड़ें हिलाने आ गई है। विक्रम के चेहरे पर एक बेहद खतरनाक और संतुष्ट मुस्कान आ गई। मंजूर है। अगले महीने सरकार का एक बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी विजन का टेंडर निकलने वाला है। अद्वैत पिछले 6 महीने से उस पर काम कर रहा है। आपको बस इतना करना है कि वो टेंडर रायचंद ग्रुप के पास आनी चाहिए। सिंघानिया को धूल चाटनी होगी। काव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप बस अपनी जीत की स्पीच तैयार रखिए। उस बर्फ की सिल्ली को पिघलाकर पानी ना कर दिया तो मेरा नाम भी काव्या नहीं। दोनों ने हाथ मिलाया। टॉम और जेरी की इस लड़ाई में अब जेरी को एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक हथियार मिल चुका था। उधर सिंघानिया इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर मौजूद अद्वैत के केबिन में माहौल किसी कब्रिस्तान से भी ज़्यादा खौफनाक था। अद्वैत अपनी विशाल कांच की टेबल के पीछे बैठा था, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। कल रात से उसका दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। वो जितनी बार भी अपनी आंखें बंद करता, उसे काव्या का वो नशे में डूबा हुआ चेहरा और उसका वो हाथ याद आ जाता जो गलती से उसकी बेल्ट के नीचे जा लगा था। अद्वैत ने झल्लाहट में अपनी मुट्ठी भींची। उसने आज तक खुद पर इतना कंट्रोल खोते हुए कभी महसूस नहीं किया था। उसे खुद पर और उस पागल लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन वो खुद को कोस रहा था कि आखिर वो एक मामूली सी बकवास करने वाली लड़की के बारे में सोच भी क्यों रहा है। उसने तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है, अब वो कहीं सड़क पर बैठकर रो रही होगी। यही सोचकर अद्वैत खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी केबिन का दरवाज़ा बिना नॉक किए खुला और कबीर लगभग भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कबीर ने हाँफते हुए कहा। अद्वैत ने अपनी ठंडी नज़रें कबीर पर गड़ाई। तुम्हें नॉक करना कब से भूल गया? और मेरी कंपनी में प्रॉब्लम नाम का कोई शब्द नहीं होता। सीधे बात बताओ। सर, रायचंद ग्रुप ने अभी अभी एक प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया पोस्ट अपडेट किया है। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक नई क्रिएटिव मार्केटिंग हेड अपॉइंट कर ली है। कबीर ने घबराते हुए अपना आईपैड अद्वैत की टेबल पर रखा। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? रायचंद कुछ भी करे, मुझे क्या? अद्वैत ने लापरवाही से आईपैड के स्क्रीन की तरफ देखा और अगले ही सेकंड उसके मुंह से शब्द गायब हो गए। स्क्रीन पर एक बेहद हाई क्वालिटी प्रोफेशनल फ़ोटो थी। उसमें विक्रम रायचंद मुस्कुराते हुए एक लड़की से हाथ मिला रहा था। वो लड़की काले रंग के बेहद शार्प पैंट सूट में थी। उसके बाल एकदम टाइट बंधे थे, लेकिन उसके पैरों में वही चमचमाते लाल स्नीकर्स थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी बेखौफ और घमंडी स्माइल थी जो सीधा अद्वैत को चिढ़ा रही थी
और फोटो के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, रायचंद ग्रुप में आपका स्वागत है, हमारी नई क्रिएटिव मार्केटिंग हेड मिस काव्या शर्मा। अद्वैत का पूरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ गई और उसका जबड़ा इतना जोर से भींच गया कि दांत पीसने की आवाज़ कबीर तक को सुनाई दी। जिस लड़की को उसने कल पूरे शहर में ब्लैक लिस्ट करके सड़क पर फेंकने का ऑर्डर दिया था, वो आज उसके सबसे बड़े दुश्मन के बगल में खड़ी होकर उसे चुनौती दे रही थी। अद्वैत ने अपने हाथ में पकड़े हुए महंगे मोंट ब्लैंक पेन को इतनी ज़ोर से अपनी मुट्ठी में भींचा कि पेन का प्लास्टिक बीच से ही चटक कर टूट गया और उसकी स्याही अद्वैत की उंगलियों पर फैल गई। काव्या शर्मा। अद्वैत के मुंह से यह नाम इस तरह निकला जैसे कोई जहर उगल रहा हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक तूफान था जो सब कुछ तबाह कर देने के लिए उबल रहा था। कबीर पीछे की तरफ एक कदम खिसक गया, क्योंकि वो जानता था कि अद्वैत सिंघानिया के इस सन्नाटे का मतलब है कि अब इस शहर में एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक खेल शुरू होने वाला है। स्मार्ट सिटी विजन टेंडर के लिए शहर के सबसे बड़े सरकारी कन्वेंशन सेंटर में गहमागहमी थी। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए देश की टॉप कंपनियां आई हुई थी, लेकिन असली टक्कर सिर्फ दो के बीच थी, सिंघानिया इंडस्ट्रीज और रायचंद ग्रुप। मीटिंग हॉल के बाहर अद्वैत अपने डार्क चारकोल सूट में एक राजा की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी घमंडी और रत्ती भर में न पिघलने वाला मुस्कान था। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि यह प्रोजेक्ट तो उसी की जेब में है। रायचंद ने भले उस पागल लड़की को काम पर रख लिया हो, लेकिन करोड़ों के इस सीरियस प्रोजेक्ट में वो कॉमेडी वियर पहनने वाली लड़की क्या ही उखाड़ लेगी। तभी हॉल के गलियारे में लाल स्नीकर्स की खट-खट गूंजी। काव्या विक्रम रायचंद को अपनी टीम के साथ पूरे स्वैग में एंट्री कर रही थी। आज उसने फॉर्मल वाइट शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउजर पहना था, लेकिन गले में एक बेहद भड़कीला मल्टी कलर स्कार्फ बांधा हुआ था और आंखों में एक बड़ा सा सनग्लास लगाया हुआ था, जिसे वो अंदर आते ही स्टाइल से उतार रही थी। अद्वैत ने उसे देखकर एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अद्वैत कबीर की तरफ झुका और अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, इस जोकर को लगता है कि ये मेरी बराबरी करेगी। आज मैं इसे वो सबक सिखाऊंगा कि ये दोबारा कभी किसी ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ने लायक नहीं रहेगी। काव्या अद्वैत के ठीक सामने आकर रुकी। उसने अद्वैत को ऊपर से नीचे तक देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, ऑल द बेस्ट मिस्टर बर्फ की सिल्ली। आज आपको पिघलाने के लिए मैं पूरी तैयारी से आई हूँ। कहीं हारने के बाद रोने मत लग जाना। अद्वैत ने अपनी भ्रीकुटी सिकोड़ी। तुम्हारी बकवास और तुम्हारी औकात दोनों इस कमरे के बाहर ही ख़त्म हो जाएंगी। अंदर सिर्फ दिमाग और क्लास चलता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। काव्या ने उसे अपनी उंगली से चिढ़ाते हुए कहा, वो तो अभी पता चल जाएगा, और सीना तान कर मीटिंग हॉल के अंदर चली गई। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। अद्वैत ने सबसे पहले अपना प्लान दिखाया। उसका प्रेजेंटेशन एकदम बेदाग डेटा से भरा हुआ और लॉजिकल था। उसने हर एक डिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को ऐसे समझाया कि वहाँ बैठे सभी सरकारी अधिकारी और मंत्री इम्प्रेस हो गए। अद्वैत ने अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करके काव्या की तरफ एक बेहद खुखार और जीत से भरी नज़र डाली। अब काव्या की बारी थी। काव्या जब स्टेज पर गई तो उसने कोई बोरिंग डेटा नहीं दिखाया। उसने एक ऐसा 3D मॉडल और क्रिएटिव डिज़ाइन पेश किया जिसमें शहर की आत्मा, संस्कृति और आम लोगों की भावनाओं को तकनीक के साथ जोड़ा गया था। उसका बोलने का तरीका इतना एनर्जी से भरा हुआ और ज़मीनी था कि वहाँ बैठे हर एक इंसान की आंखें चमक उठी। उसने ऐसा डिज़ाइन तैयार किया था जो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि एक खुशहाल शहर दिखा रहा था। जब दोनों का प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ तो चीफ मिनिस्टर और पैनल हेड ने आपस में कुछ देर तक गंभीर चर्चा की। अद्वैत अपनी जगह पर आराम से बैठा था। उसे यकीन था कि जीत उसी की है। पैनल हेड ने माइक हाथ में लिया। हमने दोनों प्रेजेंटेशन देखे मिस्टर अद्वैत सिंघानिया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का प्लान लाजवाब है, एकदम परफेक्ट।
अद्वैत के होठों पर जीत की एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने तिरछी नज़र से काव्या को देखा। पैनल हेड ने आगे कहा, लेकिन रायचंद गुप्ता ऑफ इंडस्ट्री की डिजाइनर मिस काव्या शर्मा, आपका क्रिएटिव विजन, वो रंग और वो इमोशनल कनेक्ट जो आपने इस प्रोजेक्ट में डाला है, वो भी हमें उतना ही पसंद आया है। एक शहर को मजबूत बेस चाहिए जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज दे सकती है, लेकिन उसे खूबसूरत आत्मा चाहिए जो रायचंद ग्रुप के पास है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अद्वैत की मुस्कान गायब हो गई। इसीलिए पैनल हेड ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, हम इस टेंडर को किसी एक कंपनी को नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज और रायचंद ग्रुप इस प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर काम करें। ये एक जॉइंट वेंचर होगा। क्या बकवास है ये। अद्वैत अपनी कुर्सी से झटके से खड़ा हो गया। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। करोड़ों की डील और उसे विक्रम रायचंद और इस पागल लड़की के साथ शेयर करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ काव्या भी अपनी जगह से उछल पड़ी। एक्सक्यूज मी सर, काव्या ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, मैं इस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। इसके अंदर खून की जगह बर्फ़ का पानी दौड़ता है। अगर मैंने इसके साथ काम किया तो मेरा सारा क्रिएटिव दिमाग जम जाएगा। मैं इसके कड़क सूट और बोरिंग चेहरे के साथ एक ही कमरे में सांस भी नहीं ले सकती। अद्वैत ने गुस्से से काव्या की तरफ घूरा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। सर, सिंघानिया इंडस्ट्रीज कभी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करती, और वो भी इस चलती फिरती कॉमिक बुक के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं अपना प्रोजेक्ट किसी भी अरे गहरे के साथ शेयर नहीं करूँगा। काव्या तुरंत अद्वैत के सामने आ गई। दोनों के बीच बहस का पारा एकदम चढ़ चुका था। अरे गहरे किसे बोल रहा है बे? काव्या ने उंगली दिखाते हुए कहा, अगर मेरा डिजाइन नहीं होता ना तो तेरा वो बोरिंग सीमेंट और लोहे का ढांचा ये लोग कभी पास नहीं करते। मेरी क्रिएटिविटी ने जान फूंकी है इस प्रोजेक्ट में। अकड़ तो ऐसे दिखा रहा है जैसे खुद ताजमहल बना कर आया हो। अद्वैत का जबड़ा इतना सख्त हो गया था कि वो कभी भी टूट सकता था। तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं, तुम्हारी बकवास करने की आदत ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया है। मैं इस बेवकूफ़ लड़की के साथ एक पेपर भी शेयर नहीं करूँगा। पैनल हेड ने मेज पर जोर से हाथ मारा। शांत हो जाइए आप दोनों। देखिए मिस्टर सिंघानिया और मिस काव्या, हमारे पास वक्त कम है। या तो आप दोनों अगले 6 महीने के लिए अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ काम कीजिए, या फिर हम एक करोड़ों का टेंडर तीसरी कंपनी खन्ना कंस्ट्रक्शन को दे देंगे। फैसला आपको अगले 5 मिनट में करना है। यह सुनते ही दोनों तरफ हड़कंप मच गया। कबीर तुरंत अद्वैत के कान में फुसफुसाया, सर, अगर हमने मना किया तो मार्केट में हमारा शेयर गिर जाएगा, टेंडर खन्ना को चला जाएगा, तो हम हार जाएंगे। प्लीज़ सर, बस कुछ महीनों की बात है, इसे बर्दाश्त कर लीजिए। उधर विक्रम रायचंद का तेज और चालाक दिमाग भी दौड़ने लगा। उसने तुरंत काव्या को थोड़ा साइड में किया और बहुत ही सीरियस लेकिन धीमी आवाज़ में बोला, काव्या, आपको समझना होगा कि हम यह प्रोजेक्ट खन्ना को नहीं जाने दे सकते। आप मना मत कीजिए। सोचिए, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। सिंघानिया के ही प्रोजेक्ट में घुसकर उसे अंदर से बर्बाद करने का और उसे चिढ़ाने का इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। आपको इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहना ही होगा। काव्या की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। विक्रम की बात बिल्कुल सही थी। उसने अद्वैत की तरफ देखा जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था और मजबूरी में अपने दांत पीस रहा था। काव्या ने एक लंबी सांस ली, अपना चश्मा सही किया और पैनल हेड की तरफ देखकर बहुत ही मीठी और नाटकीय आवाज़ में बोला, सर, देश की तरक्की के लिए अगर मुझे इस रोबोट, मेरा मतलब है मिस्टर सिंघानिया के साथ काम करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर बहुत प्यार से काम करेंगे। अद्वैत ने काव्या की उस सातिर स्माइल को देखा और उसे लगा जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अपनी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को वो हारता हुआ नहीं देख सकता था। अद्वैत ने अपनी मुट्ठी भींची, पैनल की तरफ देखा और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मुझे मंजूर है, हम एक ज्वाइंट वेंचर करेंगे। पैनल हेड मुस्कुराए, बहुत बढ़िया, कल सुबह से आप दोनों की ज्वाइंट मीटिंग शुरू होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और सब बाहर जाने लगे, अद्वैत और काव्या दरवाजे के पास आमने सामने आ गए। हॉल अब लगभग खाली हो चुका था। अद्वैत ने काव्या के करीब आकर बेहद खौफनाक और ठंडी आवाज़ में कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की बहुत बड़ी गलती कर दी है मिस काव्या। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ काम कर पाओगी? अब मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में वो रुलाऊंगा कि तुम खुद इस्तीफा देकर भागोगी। काव्या ने भी रत्ती भर डरे बिना अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में एकदम सीधे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी सपने मत देखिए मिस्टर खड़ूस। मैंने कहा था ना, जेरी ने अब अपना हथियार उठा लिया है। कल से आपका बीपी ना बढ़वा दिया तो मेरा नाम भी काव्या शर्मा नहीं। मिलते हैं कल सुबह, पार्टनर। काव्या ने अद्वैत को एक बेहद चिढ़ाने वाली स्माइल दी और पलट गई, लेकिन जैसे उसने पूरे स्वैग में अपने कदम आगे बढ़ाए, उसके लाल स्नीकर्स का खुला हुआ लंबा फीता उसके दूसरे पैर में बुरी तरह उलझ गया। कन्वेंशन सेंटर का फर्श बेहद चिकना संगमरमर का था। काव्या का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो सीधे पीछे की तरफ गिरने लगी। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अद्वैत जो गुस्से में वहीं खड़ा था, उसका रिफ्लेक्स एक्शन किसी चीते से भी ज़्यादा तेज था। उसने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत अपना एक मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और काव्या की कमर में डालकर उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। काव्या सीधे अद्वैत के चौड़े और सख्त सीने से जा टकराई। उसकी सांसें जैसे हलक में ही अटक गई। डर के मारे उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि अद्वैत उसे अपने सीने के पास महसूस कर सकता था। काव्या ने घबराहट में धीरे से अपनी पलकें खोली और उसकी नज़रें सीधे अद्वैत की उन गहरी ठंडी आंखों से जा मिली। उस एक पल के लिए जैसे पूरे हॉल का वक्त रुक गया। काव्या उसकी उन डार्क ब्राउन आंखों में एक अनजाने से भंवर में खोने लगी और हैरानी की बात यह थी कि अद्वैत, जिसे किसी भी लड़की की खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो भी काव्या की उन बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों में कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह खो सा गया। दोनों के बीच की वो आग उगलने वाली नफरत एक पल के लिए किसी बहुत ही गहरे अनकहे सांस में जम गई, लेकिन तभी अद्वैत का वो सातिर और एरोगेंट बॉस वाला दिमाग वापस एक्टिव हो गया। उसे याद आया कि यह वही लड़की है जो अभी अभी उसे चैलेंज करके जा रही थी। अद्वैत के होठों पर अचानक एक बेहद शैतानी और खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने काव्या की आंखों में देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, गिरने का इतना ही शौक है मिस शर्मा, तो शौक पूरा कीजिए। और इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, अद्वैत ने जानबूझकर अपनी बाँह उसकी कमर से हटा ली और उसे बीच हवा में ज़मीन पर धड़ाम से गिरने के लिए छोड़ दिया। आह! काव्या ज़मीन से टकराने ही वाली थी कि अचानक पीछे से दो बेहद मजबूत हाथों ने उसे बाहों में थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। यह विक्रम रायचंद था। विक्रम ने काव्या को बहुत ही सावधानी से सीधा खड़ा किया और फिर अपनी तीखी गुस्से से भरी नज़रें अद्वैत पर गड़ा दी। क्या बदतमीजी है ये, मिस्टर सिंघानिया? विक्रम की आवाज़ हॉल में गूंज उठी, जिसमें एक सख्त वार्निंग थी। मेरी एम्प्लॉय के साथ इस तरह का घटिया बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अद्वैत के चेहरे पर कोई सिका नहीं थी। उसने बहुत ही आराम से अपने महंगे कोट के बटन सही किए और विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए बेहद ठंडे और चुभने वाले लहजे में कहा, अपने इस क्रिएटिव हेड को ज़मीन पर ठीक से चलना सिखाइए मिस्टर रायचंद। सिंघानिया इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं, बेसहारों को गोद में उठाने का शौक़ हमें नहीं है। विक्रम का जबड़ा सख्त हो गया। रायचंद ग्रुप अपनी टीम की कद्र करना बहुत अच्छे से जानता है मिस्टर सिंघानिया। आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि अब ये प्रोजेक्ट आप अकेले नहीं चला रहे हैं। अपनी ये अकड़ अपने ऑफिस तक ही सीमित रखिएगा। वो तो कल सुबह मीटिंग में तय हो जाएगा कि किसकी अकड़ भारी पड़ती है। अद्वैत ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक तीखी स्माइल दी। काव्या अभी भी विक्रम के सहारे खड़ी थी। उसकी धड़कनें अभी तक शांत नहीं हुई थी, लेकिन वो आंखें फाड़े इन दोनों पावरफुल बिजनेस टाइकून्स को देख रही थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जो खतरनाक आग और दुश्मनी थी, वो साफ बता रही थी कि कल से शुरू होने वाला ज्वाइंट प्रोजेक्ट किसी महायुद्ध से कम नहीं होने वाला था। और काव्या ठीक उस युद्ध के बीचों बीच खड़ी थी।
दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।